Hello everyone. Today we will discuss the topic of human resource policies. ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ क्या होती है, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, इस वीडियो के अंदर हम सारा डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? द एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द अम्ब्रेला कवरिंग ऑफ अ लिस्ट ऑफ HR पॉलिसीज एंड एग्रीमेंट। जैसे अम्ब्रेला हमें रेंज से कवर करता है, उसी तरीके एक एग्रीमेंट होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो एक एम्प्लॉय को कवर करता है। किस तरीके कवर करता है कि वो पॉलिसीज़ के अंदर जो चीज़ उसके पॉइंट आते हैं, एक ऐसा एग्रीमेंट हो जाता है कि आप 2-3 साल से पहले छोड़ नहीं सकते। और भी ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट या जो भी एग्रीमेंट के अंदर होता है, वो सारी चीज़ एम्प्लॉय को बेनिफिट के तौर पे मिल जाती है। तो जो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, इससे एम्प्लॉय सेटिस्फाई होता है। ये भी एक पॉलिसी है। नेक्स्ट पॉइंट है एम्प्लॉय वेजेस। एम्प्लॉय को वेज कितना दे रहे हैं। फर्दर द पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936, एम्प्लॉय ऑफ पेरोल इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट मैनेजमेंट। ये एक 1936 के अंदर एक्ट आया था, जिसके अंदर ये बताया गया था कि पेरोल यानी कि एम्प्लॉय को वेज पे करना, ठीक है, और इकट्ठा पे करना, मंथली पे करना या फिर वीकली, वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। The job of the HR department of the company is to manage the employee payroll efficiency, कि एम्प्लॉय कितना काम करता है और उस हिसाब से उसे पे करना। कई एम्प्लॉयज़ ओवर टाइम भी करते हैं, तो उन्हें ओवर टाइम का भी पे करना, इसे कहते हैं हम पेरोल। नेक्स्ट पॉइंट है कोड ऑफ कंडक्ट। The code of conduct is the company policies consist of the vision, mission and ethic. कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? कोड ऑफ कंडक्ट एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हम कंपनी में मिशन यानी जो आने वाला टाइम हम क्या करने वाले हैं, क्या हमारा विज़न है यानी हम क्या सोचते हैं, क्या कंपनी के एथिक्स है यानी क्या रूल और रेगुलेशंस है, ठीक है। दिस इज़ क्रिएटेड टू इन्फॉर्म एम्प्लॉय अबाउट द पॉलिसीज ऑफ द बिहेवियर एंड मेंटेन डिसिप्लिन वाइल द वर्कफोर्स, कि अगर वर्कफोर्स के अंदर आपको किस तरीके का डिसिप्लिन रखना है, क्या क्या मैच्योरिटी रखनी है, कैसा बिहेवियर रखना है, कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना है, ये सारी चीज़ें कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर आती है। नेक्स्ट पॉइंट है लीव पॉलिसीज। एज पर रिक्वायरमेंट एवरी कंपनी should have a good leave policies to provide a clear picture of the leave that would be entitled to take in a year। कि हर कंपनी की एक पॉलिसी होती है, ठीक है। जैसे कि अब कई कंपनीज होती हैं कि आपको एक महीने में 3 to 4 लीव मिलेगी, ठीक है। कई कंपनीज होती है आपको 2 मिलेगी। कई कंपनी होती है कि आपको एवरी सैटरडे और संडे मिलेगी, ठीक है। वो 4 स्टार्टिंग वाला जो मैंने बताया वो सैटरडे संडे नहीं होता, उसमें ये होता है कि आपको 4 लीव मिलेगी। आप इकट्ठी भी ले सकते हो, आप अलग अलग भी ले सकते हो। कई कंपनीज की होती है कि आप सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, ठीक है। तो वो जो चीज़ होती है उस टाइम पे आप बाकी के दिन अगर लीव लेते हो मंडे टू लेके फ्राइडे तक में, तो आपको उसके पैसे कट जाते हैं, ठीक है। उस टाइम पे आपका रिडक्शन होता है। द पॉलिसी शुड इंक्लूड अ प्रॉपर विफ्रेशन of the leave into paid leave, sick leave and casual leave. It must also mention public holiday. पब्लिक हॉलीडे भी मेंशन होते हैं। एंड कैजुअल लीव अगर आप कोई ले लेते हो, कोई अचानक कुछ ले लेते हो, या सिक लीव अगर आप अचानक बीमार हो जाते हो, तो उस टाइम पे कंपनी आपको पेड करती है, ठीक है। ये भी उस एग्रीमेंट के अंदर लिखा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। बहुत सारी कंपनीज एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड बनवाती हैं। एवरी एम्प्लॉयर इज लाइबल टू सेट अप एज अ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट फॉर ईच ऑफ द एम्प्लॉयज, ठीक है। एम्प्लॉयर की ये ड्यूटी है कि एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड खुलवाए, अकाउंट खुलवाए, PPF, उसके अंदर उसका कुछ सम ऑफ अमाउंट, पूरी सैलरी नहीं, कुछ सम ऑफ अमाउंट अपनी तरफ से एक प्रॉफिट के तौर पर वो उसमें डालता रहे, ठीक है। कुछ जो एम्प्लॉय की सैलरी है उसमें से डिडक्ट होता है, बट कुछ एम्प्लॉयर अपनी तरफ से मिला के उसमें ऐड कर देता है, और जब वो रिटायर होता है तो वो पैसा उसको मिल जाता है। ये होता है प्रोविडेंट फंड के अंदर। द एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड एक्ट 1947 प्रोवाइड इनकम सिक्योरिटी टू द एम्प्लॉयज आफ्टर देयर रिटायरमेंट। जैसे मैंने आपको कहा रिटायर होने पे मिल जाता है। दिस इज द मोर like a security fund offering various benefit for employees such as housing care, medical facility and retirement pension। अब इससे क्या होता है, इससे एम्प्लॉय रिटायरमेंट का पेंशन भी बनवा सकते हैं,
कई अगर इकट्ठा लेना चाहते हैं इकट्ठा ले लेते हैं, नहीं तो जो पेंशन बनवाना चाहते हैं वो पेंशन बनवा लेते हैं। मेडिकल फैसिलिटी हो जाती है कि अगर वो भगवान ना करे अगर कुछ हो जाता है, बीमार हो जाते हैं, तो वो उस टाइम पे उसे एक क्लेम के तौर पे ले सकते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय का हेल्थ इंश्योरेंस करा देना, पीपीएफ खुलवा देना, हेल्थ इंश्योरेंस करा देना, कुछ भी कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी ज़रूर कंपनी को करनी चाहिए जिससे क्या होता है, और कंपनियां करती भी हैं। ठीक है, इससे ये होता है कि आगे जाकर उस पर्सन को जब वो लायबल नहीं होता काम करने के, तो उसको प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट है ग्रेजुएटी पॉलिसी। ग्रेजुएटी पॉलिसी क्या होती है? द ग्रेजुएटी पॉलिसी इज द वे ऑफ कंपनीज टू अप्रोप्रिएट द सर्विस प्रोवाइड बाय द एम्प्लॉयर टुवर्ड द कंपनी, कि एम्प्लॉयर को कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जिसमें मैंने आपको कहा हेल्थ इंश्योरेंस की करा सकते हैं। द ग्रेजुएटी पॉलिसी अप्लाई टू ऑल एम्प्लॉय हु हैव प्रोवाइडेड मोर देन 5 years ऑफ कॉन्टिन्यूस सर्विसेज टू द ऑर्गेनाइजेशन। अगर कोई एम्प्लॉय 5 साल या 5 साल से ज़्यादा एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है तो उसे उस ग्रेजुएटी पॉलिसी का पार्ट बना लिया जाता है। ठीक है, अगर आप स्विच भी करते हैं 5 साल करके तो भी आपको जितना सेव मनी है वो आपको मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पेटेंटी एंड मैटरनिटी लीव पॉलिसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है और इस पे आप इतना लेंथी भी लिख सकते हो कि आपको एग्जाम में मैं कहती हूँ कि आप इस पे हाफ पेज कवर कर सकते हो। ठीक है, एक बार समझ लो अच्छे से। पेटेंटी लीव जो फादर को मिलती है बेबी बर्थ पे, और मैटरनिटी लीव यानी कि जो मदर को मिलती है बेबी बर्थ पे। Every company with more than 10 employees is required by law to provide maternity leave benefit to women employee as per the Maternity Benefit Amendment Act 2017। 2017 में ये एक्ट अमेंडमेंट किया गया है, यानी कि लागू किया गया है। ठीक है, इस एक्ट को पूरी तरह से परमिशन मिल गई है कि जितनी भी, वैसे तो जितने भी आपके अंडर वुमेन एम्प्लॉय काम कर रही है या मैन एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उन सबको, बट इन्होंने कहा है कि 10 एम्प्लॉय तो रिक्वायर है, ज़रूरी है कि आपको उनको तो लीव देनी है। एनी वुमेन हु हैज़ वर्कड विद द कंपनी फॉर 80 days इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द बेनिफिट। 80 days को तक उस वुमेन को कंपनी पेड करती है। ठीक है, According to the act, a pregnant woman is eligible to get a minimum of 26 weeks of paid up salary. 26 week, ठीक है, वही 80 days कैलकुलेट कर लो आप, 26 days वीक आपको कंपनी क्या करती है, पेड करती है। एंड फर्स्ट 2 children and a subsequent 12 week of unpaid leave। ठीक है, 26 week आपको पेड, बाकी के 12 वीक अनपेड, यानी कि उसका कंपनी आपको कोई पे नहीं करती है। अगर आप जाते हो तो अच्छा, नहीं भी जाते हो तो कंपनी आपको सैलरी नहीं दे रही है। एज ऑफ नाउ देयर इज नो लॉ ऑफ पेटेंटी बिल फॉर प्राइवेट कंपनी एम्प्लॉयज। प्राइवेट कंपनी में अभी तक पेटेंटी लीव पर कोई ज़्यादा जोर नहीं दिया गया, बट द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय आर एंटाइटल्ड टू गेट पेटेंटी लीव ऑफ 15 days। पर सेंट्रल गवर्नमेंट में ये अप्रूव कर दिया गया है कि पेटेंटी लीव मिलेगी 15 दिन के लिए। टेक केयर ऑफ देयर वाइफ एंड सर्वाइविंग चाइल्ड, अपनी वाइफ और बच्चे की केयर करने के लिए। नेक्स्ट है अडॉप्टिंग वर्क कल्चर पॉलिसीज। कौन कौन सी वर्क कल्चर आप अडॉप्ट करते हो? द पास्ट ईयर हैज सीन अ पैंडेमिक शिफ्ट इन वेरियस कंपनी वर्क कल्चर। ठीक है, जो एक पेंडेमिक आया है इसके अंदर क्या हुआ है कि बहुत सारी कंपनीज ने अपना वर्क कल्चर चेंज किया है। कैसे किया? जो डेली एम्प्लॉयज़ जाते थे अब ना जाकर वो वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं। ठीक है, द पेंडेमिक हैज़ डन फोकस मैनी ऑफ देम टू आस्क देयर एम्प्लॉय टू वर्क फ्रॉम होम। उनसे खुद से उन्होंने पूछा कि आप घर से काम कर सकते हो। दिस इज गिवन राइज टू द नीड फॉर and adapting work culture policies to provide greater flexibility to employees to choose their work location और place। ठीक है, एम्प्लॉय अपना वर्क प्लेस और अपनी लोकेशन खुद चूज कर सकता है कि आप घर पे कहाँ पे बैठ के काम कर रहे हो। ठीक है, वो सारा कुछ आप खुद चूज कर रहे हो, बट काम पूरा होना चाहिए। वर्क में
कोई भी डिले नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन पॉलिसीज। Every employee has to face it. Some of your employee may plan to move ahead to some point in the career. Terminate कब होता है एम्प्लॉय? एक ऐसे केस में कि अगर उसको अच्छा जॉब सेटिस्फेक्शन वहाँ से नहीं मिल रहा, ठीक है, अगर वो अपनी मर्जी से कोई उसकी पर्सनल इशू है या कोई भी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से अगर वो टर्मिनेट कर रहा है कि अपना करियर बनाने के लिए कि मुझे बहुत साल हो गए इस कंपनी में, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, तब भी वो टर्मिनेट कर सकता है, ठीक है। लुक आफ्टर द एम्प्लॉय। नेक्स्ट पॉइंट है लुक आफ्टर द एम्प्लॉय। The organization also offer exceptional discount for special occasions such as emergency, involve friend and relatives. These benefits are in additional to the standard leave that are awarded. मतलब कि अगर कोई एम्प्लॉय को कोई ऐसी दिक्कत आ जाती है कि कोई इमरजेंसी होती है और उसके फ्रेंड्स के साथ, उसकी फैमिली के साथ, तो उस टाइम पे भी उसे थोड़ी छूट दी जाए। नेक्स्ट पॉइंट है बेनिफिट टू HRM पॉलिसी। कि HRM पॉलिसीज़ के यानी ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। क्विक एक्शन यानी जल्दी एक्शन लिया जाता है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगाया जाता कंपनी में किसी एम्प्लॉयज़ को कभी लीव देने के लिए या कभी एम्प्लॉय की जो मदद करने के लिए, ठीक है। अ स्टेबल फ्यूचर, एम्प्लॉयज़ का जो फ्यूचर है वो स्टेबल होता है, अगर वो अपनी जॉब से फुली सेटिस्फाई है तो उनका फ्यूचर स्टेबल है। नेक्स्ट है बेटर डिसीजन। अगर टॉप मैनेजमेंट लोअर मैनेजमेंट से बात करने लग जाएगी तो उस टाइम पे वो बेटर डिसीजन ले सकते हैं। नो स्पेशल ट्रीटमेंट, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता इसमें, सबको एक ही रूल को फॉलो करना पड़ता है, सारों के लिए रूल रेगुलेशन सेम होते हैं। नेक्स्ट है क्लियर एंड कॉन्शियस, कि बिल्कुल क्लियर है कि कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप जाकर बात कर सकते हैं। नेक्स्ट है एम्प्लॉय कॉन्फिडेंस, इससे एम्प्लॉय का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, उसका मोराल बढ़ता है कि हाँ मुझे काम अच्छे से आता है, मैं अच्छे से कर रहा हूँ, ठीक है। रिजल्ट ओरिएंटेड एंड रेशनल, रिजल्ट ओरिएंटेड है कि अगर काम अच्छे से होगा तो रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। एम्प्लॉय फोकस्ड, एम्प्लॉय जो है वो फोकस करते हैं पूरा अपने वर्क के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है HRM इज ग्लोबल एनवायरनमेंट, ठीक है। द एनवायरनमेंट इन विच ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट इन रैपिडली बिकम अ ग्लोबल वन, ठीक है। इसका क्या मतलब है, द एनवायरनमेंट, डे-टू-डे ऑपरेशंस होते रहते हैं, एनवायरनमेंट के अंदर चेंज होता रहता है, तो उस टाइम पे जो ग्रोथ है वो जल्दी हो, तो इसलिए एनवायरमेंटल चेंज भी ज़रूरी है। नेक्स्ट है फॉरेन कंट्री कैन प्रोवाइड अ बिजनेस विद न्यू मार्केट, कि फॉरेन कंपनी जो है नई मार्केट में बिजनेस प्रोवाइड कराती है आपको। इसका क्या एग्जांपल हो सकता है, इसका एग्जांपल हो सकता है जैसे फॉरेन कंपनी है कोई बाहर की आती है, इंडिया के अंदर आकर के इंडिया में ही फ्रेंचाइजी लेकर या किसी के साथ मर्ज होकर कोलैबोरेट होकर वो काम करना शुरू कर देते हैं। आगे आपके पॉइंट्स आएंगे, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स आएंगे जिनके अंदर आप एमलगमेशन पढ़ोगे, लिक्विडिटी पढ़ोगे, तो उस पॉइंट्स के अंदर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट है कंपनी सेटअप ऑपरेशंस ओवर सी एज बिकॉज ऑफ लोअर लेबर कॉस्ट, कि कंपनी ऐसे ऑपरेशन करना चाहती है, ऐसे काम को ज़्यादा करना चाहती है या ऐसा काम करने को कोशिश करती है जिसके पे आप उसकी लेबर कॉस्ट भी कम आए और कंपनी को प्रॉफिट भी ज़्यादा हो। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल मेक्स इट ईजियर फॉर कंपनी टू स्प्रेड वर्क अराउंड द ग्लोब, टेक्नोलॉजिकल आजकल बहुत ज़्यादा चेंज आ रहे हैं, उसकी वजह से भी कंपनी चाहती है कि उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो। अब हम बात करते हैं चैलेंजेस इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। आप इसे चैलेंजेस भी दे सकते हैं और इसे आप सोर्स के रूप में भी दे सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे भी आपको एग्ज़ाम में जो चीज़ ज़रूरी लगे, जो चीज़ पूछ रखी हो, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप दे सकते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है एनवायरमेंटल चेंज, कि एनवायरमेंट पे कौन कौन से चेंज आते हैं। जल्दी काम होना एनवायरमेंटल चेंज है, टाइम टू टाइम काम होना एनवायरमेंटल चेंज है, ठीक है। हम इन 3 फर्स्ट पॉइंट्स को डिस्क्राइब करेंगे, एनवायरमेंटल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडिविजुअल। नेक्स्ट 4 पॉइंट जो है आपके टेक्नोलॉजिकल, ग्लोबल एंड इंक्रीज कंपटीशन, एम्प्लॉय एजुकेशन एंड वर्क स्पेशलाइजेशन, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी एंड यूजफुल स्टैटिस्टिक। बाकी के ये पॉइंट्स आप एग्जाम में अदर में दे सकते हो।
ठीक है। बट अगर आप चाहो तो एग्ज़ाम में, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि आप एग्ज़ाम में एक ट्री शेप में डायग्राम ज़रूर बनाना इसका। आप इन 4 पॉइंट्स को ऊपर, बाकी सबको नीचे डिस्क्राइब कर देना। उससे क्या होता है, आप सिर्फ एक्सप्लेन इन 4 को करोगे या इन 3 को करोगे, जितना आपका मन हो या जितनी उस पे आपकी कैपेबिलिटी हो, उस टाइम पे आपको याद आ रहा हो, ठीक है, तो उस चीज़ से आप उसे एक्सप्लेन कर देना। बट पॉइंट्स अगर आप सारे दोगे ना, तो ना सिर्फ पेज कवर होता है, बट ये भी होता है कि एग्जामिनर को भी लगता है कि हाँ इसे आता था, ठीक है। और पॉइंट्स जो हैं वो एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पॉइंट से ही आपका पूरा एग्ज़ाम डेडिकेट होता है। फर्स्ट पॉइंट है एनवायरमेंटल चेंजेस। एनवायरमेंट के कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं? रैपिड चेंज, मतलब कि बहुत जल्दी चेंज आ जाता है किसी भी चीज़ में, चाहे आपकी इकोनॉमिक है, कोई डिमांड है, किसी चीज़ की सप्लाई है। वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, इसके अंदर क्या होता है, कोई काम कर रहे हो आप, ठीक है, तो उसमें चेंजेस आ जाने, ऑपरेशन आपसे सही से नहीं हो रहे, आपसे काम सही नहीं हो रहा, उसमें अचानक ही कोई प्रॉब्लम्स आने लग जाना, कोई टेक्निकल चेंज आने लग जाना, तो उस टाइम पे आप क्या करते हो, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी हो जाती है। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन। अब इसमें भी आप क्या कर सकते हो, जैसे इनको एक्सप्लेन कर रहे हो आप 2 लाइन्स में ऐसे लिख दो, इट रेफर टू द एनवायरमेंटल चैलेंजेस, ठीक है। फिर उसके बाद आप इनके सब पॉइंट्स बनाकर लिख दो, जैसे रैपिड चेंज, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, ग्लोबलाइजेशन, फिर इस साइड पे लीगलाइजेशन एंड एवॉल्विंग वर्क एंड फैमिली रूल्स, स्किल शॉर्टेज एंड राइज ऑफ द सर्विस सेक्टर। इसे आपके वो कवर तो होगा ही, बट आपको वो अट्रैक्टिव लुक भी देगा, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है कि कोई चीज़ बहुत बड़े लेवल पर हो। लीगलाइजेशन यानी रूल और रेगुलेशन के हिसाब से। इन्वॉल्विंग वर्क एंड फैमिली रूल्स, ठीक है, कि कुछ ऐसे काम होते हैं जो आपको रूल रेगुलेशन के साथ साथ आपको ये भी सोचना चाहिए कि एनवायरनमेंट कैसा है, फैमिलियर है या नहीं है। स्किल शॉर्टेज एंड द राइज ऑफ द सर्विस सेक्टर, अपनी स्किल्स को भी बताना। अब इसने ये क्यों बोला स्किल शॉर्टेज, क्योंकि इन्होंने कहा है जो ये सर्विस सेक्टर है ना, उस टाइम पे आपकी स्किल, आपकी एबिलिटी वो ज़्यादा मैटर नहीं करती एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, नॉर्मली वैसे नहीं, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई ऐसे फ्लक्चुएशन आ जाते हैं जिसको आप हैंडल नहीं कर पा रहे, तो ये नहीं है कि आपकी स्किल वर्क नहीं कर रही, ठीक है। उस टाइम पे स्किल्स में शॉर्टेज आ गई है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑर्गेनाइजेशनल चैलेंजेस, कि ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं। कॉम्पिटेटिव पोजीशन, यानी कि बहुत ज़्यादा पोजीशन होती है तो हर एक की कॉस्ट भी अलग होती है। जो सैलरी मैनेजर को मिल रही है वही सैलरी उसके पीए को थोड़ी मिलेगी, ठीक है। ये एग्जाम्पल था आपके लिए। क्वालिटी रिस्ट्रिक्टिव कैपेबिलिटी, कि क्वालिटी सबकी सेम नहीं होती, अलग अलग होती है, ठीक है। नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइजेशन, कि जब अब डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, सारा कुछ ऑनलाइन वर्क हो रहा है, तो उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी आती है, ठीक है। क्योंकि अगर आप ही हो, एक काम आप नॉर्मली कैश से करते हो, वही काम आप ऑनलाइन करते हो, तो आपको प्रॉब्लम आती है। वही प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी आती है, ठीक है। नेक्स्ट है सेल्फ मैनेज वर्क टीम, या तो आप अकेले काम कर रहे हो या आप पूरी टीम के साथ वर्क कर रहे हो। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो पूरी टीम के साथ ही वर्क होता है, तो उस टाइम पे भी थोड़े चैलेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जैसे आप कर रहे हो फर्दर नेक्स्ट पर्सन भी उसी तरीके उस वर्क को समझ रहा हो, उस तरीके ही कर रहा हो। नेक्स्ट है स्मॉल बिजनेस, कि बिजनेस जो होता है कई बार स्मॉल होता है तो कई बार लार्ज भी होता है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्मॉल बिजनेस इसलिए कहा है क्योंकि डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या होता है कि उसमें काम किस तरीके किया जाए, किस किस पर्सन को क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसकी, क्या क्या उसकी नीड्स हैं, या क्या उसमें क्वालिटी है, उसको किस तरीके से हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के अंदर आती है। नेक्स्ट पॉइंट है टेक्नोलॉजी। मैंने आपको पहले भी कहा कि टेक्नोलॉजिकल चेंज आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं,
ना सिर्फ ह्यूमन लाइफ के अंदर बल्कि कंपनीज के अंदर भी। नेक्स्ट पॉइंट है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग यानी कि बाहर, कंपनी के बाहर से कुछ ऐसे तरीके अडॉप्ट करना जिसकी वजह से कंपनी को बेनिफिट हो। नेक्स्ट है इंडिविजुअल चैलेंजेस। इंडिविजुअल चैलेंजेस मतलब कि एवरी पर्सन को कोई चैलेंज आना। मैचिंग पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन, कि पीपल के को चैलेंजेस आए या ऑर्गेनाइजेशन को कोई ऐसी प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक चैलेंज खड़ा हो गया। ठीक है। एथिक एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब वो ऑर्गेनाइजेशन की है या इंडिविजुअल की है। ठीक है। इंडिविजुअल के एथिक क्या होते हैं, उसके रूल रेगुलेशंस को फॉलो करना, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हर पर्सन की होती हैं कि वो कुछ ऐसी सोशल वेलफेयर के अंदर इंक्लूड रहे और ऑर्गेनाइजेशन को भी रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्टिविटी, कि प्रोडक्शन किस टाइप से हो रहा है। नेक्स्ट है एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट के अंदर क्या आता है कि जो भी आपके वर्क है, लाइबिलिटी है जो भी आपकी, आप उसे फुलफिल करें, उसके अंदर भी चैलेंजेस आ सकते हैं। ये थे सारे चैलेंजेस। ठीक है। इन्हें आप सोर्स लिमिटेशन के अंदर जहाँ आपका मन करे आप एग्ज़ाम के अंदर दोगे, बट ये नहीं है कि आप रॉन्ग होगे। चैलेंजेस को आप लिमिटेशन भी बोल सकते हो। ठीक है। बट मेनली मेरा पॉइंट ये है, चैलेंजेस को आप सोर्स के नाम से ज़रूर जो। ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और क्या कहते हैं, अगर आपकी फर्स्ट यूनिट नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर अप हो जाएगी। ठीक है। फिर हम सेकंड यूनिट पर जाएंगे जिसमें हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग वगैरह के बारे में बात करेंगे, रिक्रूटमेंट के सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।